आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताएंगे। यह टॉपिक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस देश में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ग्रुप सी डी से लेकर पीसीएस एवं आईएएस तक सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह बात ही इस टॉपिक के महत्व को रेखांकित करता है। मूल अधिकार के इस टॉपिक में सबसे पहले चर्चा करेंगे कि मूल अधिकार क्या है, किसे कहते हैं मूल अधिकार। उसके बाद इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे, यानी सबसे पहले मूल अधिकार कहाँ आया, कैसे कैसे इसका विकास हुआ, इस बात की चर्चा करेंगे। तत्पश्चात भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की क्या स्थिति है, भारतीय संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, कौन कौन से मूल अधिकार हैं, इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद इस बात की चर्चा करेंगे, एक प्रश्न उठता है कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, तो क्या स्थिति है, इस बात पर विचार करेंगे। अगला प्रश्न हमारा होगा कि क्या मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है। एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है। क्या मूल अधिकार, मानव अधिकार छीने जा सकते हैं, इस प्रकार की एक चर्चा करेंगे। और इन दोनों चर्चाओं में सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं उनका उल्लेख आवश्यक होगा, उनका उल्लेख भी करेंगे। अंत में मूल अधिकारों का महत्व क्या है मानव जीवन में, इसकी चर्चा करेंगे। मूल अधिकार क्या है? आधुनिक लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में मनुष्य को अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं, जीवन जीने के लिए अनिवार्य होते हैं। ऐसे अधिकारों को ही मूल अधिकार कहा जाता है। ये अधिकार व्यक्ति के, मानव के भौतिक, नैतिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मूल अधिकार अनुल्लंघनीय होते हैं, अर्थात इनका उल्लंघन नहीं हो सकता। ये राज्य के द्वारा प्रदत्त होते हैं और इन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है, न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है। सामान्य रूप से ये कहा जा सकता है कि ऐसे अधिकार जो मानव को मानव जैसा जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं। अब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे। मूल अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में सबसे पहली चर्चा मैग्ना कार्टा की आवश्यक होगी। मैग्ना कार्टा का संबंध इंग्लैंड के इतिहास से है, जहां 15 जून 1215 ईस्वी को वहां के शासक जॉन ने सामंतों को कुछ विशेष अधिकार दिया था। और ये एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था में समस्त अधिकार शासक के पास ही निहित थे। पहली बार वहाँ के लोगों को कुछ स्वतंत्रताएं दी गई, कुछ अधिकार दिए गए। उसके बाद अमेरिकी क्रांति, जो कि 4 जुलाई 1776 से मानी जाती है, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को फिलाडेल्फिया की घोषणा हुई। और इस घोषणा की सबसे बड़ी बात क्या थी कि इसमें कहा गया कि मानव मानव समान है, सभी मनुष्य में एकता की बात की गई। और इसलिए ये घोषणा मानव इतिहास में स्वतंत्रता के सिद्धांत एवं समानता के सिद्धांत के संदर्भ में विशेष महत्व रखती है। इसके बाद फ्रांस की क्रांति को समझना है कि फ्रांस की क्रांति ने कैसे मूल अधिकारों को आगे बढ़ावा दिया। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई। एक तिथि है, ये एक प्रोसेस था, लंबे समय तक चला, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स में तिथि का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। तो फ्रांस की क्रांति में
जो मुख्य नारा था वो था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। ये सिद्धांत मानव अधिकार से संबंधित थे। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता का आदि सिद्धांत, मानववाद का सिद्धांत आदि लोकप्रिय हुए। आधुनिक समय में यूएनओ की घोषणा ह्यूमन राइट्स के संदर्भ में जो 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को हुई यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, और इसने मानव अधिकारों को सार्वभौमिक बना दिया। मूल अधिकारों के इतिहास में यह एक माइलस्टोन है। आगे हम भारत के संविधान में मूल अधिकारों की चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान एक विस्तृत संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो आपको याद रखना है ये भाग 3 में है और किन अनुच्छेदों में है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 15 में है। ये बात सभी को याद रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम्स में मौलिक अधिकार से जुड़े हुए फैक्ट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसे बहुत ध्यान से पढ़ना, समझना, याद करना आवश्यक है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 ईस्वी में 44वीं संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार हमारे संविधान में हैं। संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार से हटाया गया उसे संविधान के अनुच्छेद 300 का 300 ए में डाला गया है और यह अब मूल अधिकार में शामिल नहीं है, यह मात्र कानूनी अधिकार है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, जो भी फैक्ट यहाँ हमने उल्लेख किया है। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। और लास्ट में छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 से 35 के मध्य आते हैं। यहाँ ये बात ध्यान में रखना है कि कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स हो, एक एक अनुच्छेदों पर प्रश्न आते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, इस प्रकार आगे हम विस्तार से आपको बताएंगे। 14 से 18 अनुच्छेद 14 विधि की समक्ष समानता। इसका अर्थ है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे। अनुच्छेद 15 जिसमें ये कहा गया है कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश एवं जन्म स्थान, ये 5 पॉइंट हैं। विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 लोक अवसर में नियोजन की समानता। इसका अर्थ ये है कि सरकारी नौकरियों में, पदों में राज्य, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये मात्र योग्यता पर ही आधारित होंगे। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निषेध। सामाजिक रूप से अस्पृश्यता एक पाप था, एक कलंक था भारतीय समाज पर। संविधान में इसको मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समाप्त किया गया और अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाया गया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। केवल सेना एवं विद्या संबंधी उपाधियां ही दी जाएंगी। ये जितने भी पॉइंट हैं, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, ये समानता के अधिकार के अंतर्गत वनडे एग्ज़ाम्स के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन यदि आप बड़े एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं
तो इन अनुच्छेदों के समानता के अधिकार के कुछ अपवाद हैं, उनको भी थोड़ा समझना है। जैसे अनुच्छेद 14 का अपवाद ये है कि औचित्यपूर्ण आधारों पर राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे राज्य टैक्स लगाता है तो गरीब अमीर का विभेद कर सकता है, सुविधाएं देना चाहता है तो पुरुष, महिलाएं, बच्चों, विकलांगों के आधार पर विभेद कर सकता है। ये विधि के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 15 के संदर्भ में राज्य स्त्री एवं बच्चों के लिए विशेष प्रबंध कर सकता है। 15(4) के तहत शिक्षा एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 16 में भी लोक अवसर में नियोजन की समानता के अंतर्गत 16(3), 16(4) ये अपवाद है, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य आवश्यक सेवा के लिए योग्यता का निर्धारण कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ विशेष पदों के लिए कुछ विशेष योग्यताएं रख दी जाती, जैसे निवास की बाध्यता रख दी जाती है इत्यादि। और 16(4) में पिछले वर्ग के लिए प्रावधानों किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, लेकिन भारत में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसी उपाधियां दी जाती हैं, लेकिन यह भी उपाधियां नहीं हैं। जैसे हमारे यहाँ हर नागरिक का मूल कर्तव्य है, उसी प्रकार से ये उपाधियां किसी विशेष क्षेत्र में जिन महानुभावों ने उपलब्धियां अर्जित की हैं उन्हें ही मान्यता प्रदान करने का प्रयास है। किसी भी प्रकार से ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है। दूसरे मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 में 2 खंड हैं, अनुच्छेद 19(1) और 19(2). 19(1) में मूल संविधान में 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार के अधिकार हैं। जैसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि संपत्ति का अधिकार समाप्त किया जा चुका है। इसके तहत जो 6 अधिकार हैं उसमें 19(a) वाक स्वातंत्र का अधिकार है, यानी आपको बोलने की स्वतंत्रता है। 19(b) शांतिपूर्ण तथा बिना शस्त्रों के साथ सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता है। 19(c) शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आप संघ बना सकते हैं, समुदाय बना सकते हैं। 19(d) भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं। 19(e) कहीं भी देश के अंदर निवास कर सकते हैं। और ई के बाद F वही संपत्ति का अधिकार इसमें दिया गया था जिसे कि हटा दिया गया है, जिसका उल्लेख हमने पहले किया है। 19G आजीविका का अधिकार कि आप देश में कहीं भी रहते हैं तो अपनी आजीविका के लिए व्यापार वगैरह कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 जिसमें अपराध की दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें 4 बातें आपको ध्यान में रखना है। पहली बात है कि जब तक व्यक्ति ने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो तब तक उसे अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा, उस समय लागू विधि के अंतर्गत ही उसे दंडित किया जाएगा। तीसरा, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही दंड दिया जाएगा। और चौथा, उसे स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए, साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये 4 बातें आपको यहाँ ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 21 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। किसी भी स्थिति में राज्य किसी भी व्यक्ति के प्राण नहीं ले सकता। आपात स्थिति में जब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल लगाया जाता है तब भी अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं हो सकते। किसी भी व्यक्ति के आप प्राण नहीं ले सकते। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 21(a) का उल्लेख करना ज़रूरी होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाल में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें बहुत बार पूछा गया है। ये 86
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 21 का विशेष महत्व है। सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार इसका दायरा बढ़ाया है, इसके महत्व को रेखांकित किया है। अब अनुच्छेद 21 में जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है उसका विस्तार करके अनेक बातों को सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें सम्मिलित कर दिया है। जैसे अच्छे पर्यावरण का अधिकार है व्यक्ति को, अच्छी सड़कें पाने का अधिकार है व्यक्ति को, प्रतिष्ठा पाने का अधिकार है व्यक्ति को, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार है, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 21 को बहुत विस्तारित कर दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने। अनुच्छेद 22 बंदीकरण के विरुद्ध संरक्षण। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना उसके अपराध बताए हुए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। साथ ही जिसको गिरफ्तार किया गया है उसे वकील से परामर्श लेने का अधिकार भी है। इसके अलावा गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को निकट के सक्षम अधिकारी के समक्ष, न्यायिक अधिकारी के समक्ष उपस्थित करना आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ एक अपवाद है। अनुच्छेद 22 के खंड 4 में निवारक कानून का उल्लेख है। जैसे आपने पढ़ा होगा NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में पारित हुआ है। यदि इस कानून के तहत व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित करना आवश्यक नहीं होता। यह कानून तभी लागू किया जाता है जब उस व्यक्ति से राज्य के को कोई खतरे की आशंका हो, तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उसे नज़रबंद भी किया जा सकता है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 में इनका उल्लेख है। अनुच्छेद 23 में है कि मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का निषेध किया गया है। इसमें अर्थात मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं और किसी से बेगार नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ अपवाद है कि अगर सरकार चाहे तो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए वह अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है। अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम बालकों को जोखिम वाले कामों में नहीं लगाया जा सकता, जैसे कारखानों में, खदानों में इत्यादि। इन्हीं अनुच्छेदों के आधार पर 1976 ईस्वी में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिकार पारित किया गया था। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण के आधार पर धर्म अपनाने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक संघ या समुदाय बनाने तथा उसका प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में राज्य धार्मिक कर देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता उस कर के लिए जिससे किसी विशेष पंथ के विकास की बात हो, वैसा राज्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 28 में सरकारी सहायता प्राप्त या सरकारी संस्थाओं में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये पॉइंट वनडे एग्ज़ाम्स के लिए पर्याप्त होंगे। लेकिन जो बच्चे आगे की सोच रखते हैं, सिविल सेवा के बारे में जानना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, एक लाइन इस संदर्भ में भी उनको ध्यान में रखना होगा। जैसे सभी मूल अधिकारों में मैंने अपवादों की बात की है, तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि राज्य का कर्तव्य होता है सामाजिक हित, राज्य का कर्तव्य होता है लोक कल्याण, राज्य का कर्तव्य होता है लोक व्यवस्था बनाए रखना, नैतिकता को बनाए रखना।
यदि ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार इसमें बाधा पैदा करते हैं तो राज्य धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। पांचवें मूल अधिकार में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हैं, जो अनुच्छेद 29 और 30 में उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 29(1) के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 29(2) के अनुसार जाति, वंश, धर्म आदि के आधार पर किसी राजकीय या राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में प्रवेश के संबंध में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में ये कहा गया कि धर्म एवं भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) में ये कहा गया कि राज्य ऐसी किसी संस्था को सहायता देने में विभेद नहीं करेगा जो कि धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में हो। यहाँ इस बात को दिमाग में रखना है कि दो शब्द धर्म एवं भाषा, इन अनुच्छेदों के साथ साथ यह भी पूछा जाता है कि भारत में अल्पसंख्यकों की मान्यता किन आधारों पर है, तो इसका उत्तर होगा दो आधारों पर है। नंबर 1 धर्म, नंबर 2 भाषा। छठा और अंतिम मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 से 35 में किया गया है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 32। आपसे पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, आपका उत्तर होगा 32। इसमें मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने का अधिकार दिया गया है। ऐसा कोई भी अधिकार जिसके हनन पर कोई कार्यवाही ना हो, तो ऐसे अधिकार का क्या अर्थ। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझते हुए समस्त मूल अधिकारों को जिसका आपने अध्ययन किया है उसको प्रवर्तित कराने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया है। अनुच्छेद 32 इन सभी मूल अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। इसके पहले भी मैंने संविधान की आत्मा की बात की है, लेकिन वो प्रस्तावना के संदर्भ में है। और यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी संविधान की आत्मा कहा है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 32। और अगर ऐसे सामान्य सा प्रश्न आता है तो आप प्रस्तावना को लगाएंगे। हाँ, प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 33 और 34 में संसद को अधिकार दिया गया है कि वो मूल अधिकारों को मॉडिफाई कर सकता है, उनको चेंज कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। विशेष तौर से जो हमारी एजेंशियल सर्विसेज हैं, आवश्यक सेवाएं हैं, ख़ास तौर से पुलिस बल, सेना इत्यादि, उनको विशेष स्थिति में आपातकाल है या कोई आपदा है या कोई कर्फ्यू जैसी स्थिति है, उनके मौलिक अधिकारों को कम करने का अधिकार संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 35 में इस बात का उल्लेख है कि यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को भी अधिकार देता है कि वह आपात स्थिति में अन्य मूल अधिकारों को कम कर सकता है या निलंबित कर सकता है। लेकिन याद रखना विद्यार्थियों कि किसी भी हालत में अनुच्छेद 20 को और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। आपको ये वीडियो क्लास कैसी लगी? आपको यदि अच्छी लगी हो, ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में, समझ को आगे बढ़ाने में ये प्रयास अच्छा है, तो आप अपनी भावनाओं को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।
अगली एजुकेशनल वीडियो में मूल अधिकार पार्ट 2 प्राप्त होगा, जिसमें इस बात की चर्चा होगी कि संविधान ने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन से अधिकार दिए हैं। साथ ही इस प्रश्न पर विचार होगा, क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है तथा क्या मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है। साथ साथ मूल अधिकारों के महत्व पर भी प्रकाश डाला जाएगा।